सो गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, मैं एसपी सर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं एसपी एकेडमी पर, जहां पर हम कर रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन। तो सभी बच्चे जानते हैं, जैसा कि मैंने अभी नेक्स्ट वीडियोस में बताया है कि अब हम लोग करने वाले हैं टॉप 10 डेज की प्रिपरेशन। अभी तो टॉप 10 सीरीज चला रहे थे, अब 10 डेज प्रिपरेशन आ गया क्योंकि एग्जाम की डेट निकाल दी गई है। सभी लोग जा करके पहले तो पीडीएफ देख लें और एक बार थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा उनको कि हाँ सर एग्जाम आ गए हैं, एग्जाम की तैयारी अब करनी है। तो जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वो जाके स्कीम को देख लें, अदरवाइज ना देखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहला एग्जाम मैं बता देता हूँ, हिंदी का ही है और हिंदी के लिए टारगेट मैं बता चुका हूँ। आपको जाना चाहिए मेरे चैनल पर, वहाँ पे देखना चाहिए 10 डेज वीडियो के लिए 10 दिनों में मुझे क्या करना है। बढ़िया सा थंबनेल बना करके लगा रखा है, उसे जा करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं किस तरह से पढ़ाने वाला हूँ। तो अभी तक हम लोग सीरीज 1 कर रहे थे 10th और 12th दोनों के लिए। अब सीरीज 2 पर आ जाते हैं, जहाँ पर हम लोग अब पढ़ेंगे साइंस की तरफ, क्योंकि साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। इन 10 दिनों में सबसे पहले हमें साइंस को ही कवर करना है क्योंकि मैथ वाली सीरीज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो आज सीरीज 2 है क्लास 12th के लिए, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, और फिजिक्स का पार्ट 1 है जिसमें मिनिमम हम कम से कम 2 चैप्टर तो लेंगे, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, तो देखेंगे। ज़्यादा वीडियो अगर लंबी होगी तो उस हिसाब से हम इस चीज़ को कवर करेंगे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो। आइए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट को, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है आपका कूलॉम से रिलेटेड, जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। देखिए ये लिखा है सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम क्या होता है? तो बच्चों बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसे रटने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई इस चीज़ को रटने की कोशिश ना करें। मैं कुछ चीज़ों को बताऊंगा, बस उन्हें समझते जाइएगा। फिजिक्स को बस मेरे लय में पढ़िएगा। अगर मेरी फिजिक्स अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर, वो बात अलग की है। लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, जो भी करना है फैला दीजिए। लेकिन अगर फिजिक्स अच्छी लगती है तो फिजिक्स मेरे साथ जरूर पढ़िएगा इसके बाद के चैप्टरों को। तो पहला जो हेडिंग दी गई है कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम क्या कहता है? कूलॉम का नियम आखिर है क्या? तो कूलॉम देखिए, कूलॉम एक बहुत अच्छे से साइंटिस्ट थे, होंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो दो चार्ज एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों या दूरी पर रखे हों, कहीं भी रखे हों, दो चार्ज एक दूसरे से अगर दूरी पर रखे हैं, कुछ दूरी पर रखे हैं, तो उनके मध्य में एक बल कार्य करता है। ठीक है, उनके मध्य में क्या कार्य करेगा? एक बल कार्य करेगा। जैसे मान लो कि एक लड़का यहाँ बैठा है, मैंने, और एक ये फीमेल बैठी हुई है लड़की, ठीक है, एक मेल बैठा हुआ है, दूसरी फीमेल बैठी है, तो इनके बीच में कौन सा बल कार्य करेगा? तो सभी बताओ भाई सर जी, अट्रैक्शन बल कार्य करेगा, क्योंकि एक लड़का लड़की को क्या करेगा? अट्रैक्ट ही करेगा। एक लड़की लड़के को क्या करेगी? वो भी अट्रैक्ट ही करेगी, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। अगर सेम पोजीशन पे चले आते हैं कि मेल और मेल रख दिया जाए, तब तो लड़ाई होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एक मान भी लो अट्रैक्ट कर रहा होगा तो दूसरा नहीं जाने को तैयार होता है या नहीं होता है? वो वाली पोजीशन में मत जाओ। लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर 2 मेल रखे हैं या 2 फीमेल भी रखे हैं, तब भी क्या हो सकता है? इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स, मतलब आकर्षण फोर्स कम ही लगेगा। ठीक है, लेकिन इनके मुकाबले सबसे ज्यादा आकर्षण फोर्स कहाँ होगा? एक लड़का और एक लड़की बैठे होंगे तो उनके बीच में आकर्षण ज्यादा लगेगा। मतलब अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, और सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये दोनों क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, और ये क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ ये अकेला आकर्षण करेगा, है ना? आकर्षण करेगा, मतलब अपोजिट चार्जेस। अगर ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। सर जी लग गया आकर्षण बल। तो आकर्षण बल, 2 बिंदुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ये बेटा साइन किसका है? अनुक्रमानुपाती। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के, ये जो बीच की दूरी है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कैसे लिखेंगे? क्या एग्जाम में क्या लिखना है? सिंपल से पॉइंट पे आता है कि एग्जाम में लिखना क्या है आपको। एग्जाम में ये लिखना है कि ये किसका है? कूलॉम का नियम। तो सिंपल सा कोई भी नियम अगर आता है तो नियम में जिस नियम से पूछा जा रहा है उस नियम के अनुसार, जैसे
कूलाम के नियम के अनुसार, गॉस की प्रमेय के अनुसार, कुछ भी आता है तो मतलब उसका नाम पहले लिख दो, एक बढ़िया सी एक हेडलाइन आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, कूलाम के नियम के अनुसार, अब उसके आगे इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए, वहां से शुरू करिए कि किसी दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती क्यों है, क्योंकि 1/, है। अभी इसको हम समझा देते हैं क्यों। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर कोई आपसे बहुत दूरी पर रखा है तो उस पर बल कम लगेगा, लेकिन अगर पास में रख दिया जाएगा तो बल ज़्यादा लगेगा। लड़का लड़की अगर बहुत दूर दूर बैठे हैं तो बल लगेगा, कम लगेगा ना। पास में रख दो, मस्त बल लगेगा और आराम से दोनों लोग अट्रैक्ट कर लेंगे। तो क्या होगा, सिंपल सा तरीका मिला ना। तो दो, फिर से एक बार डिफरेंशियल लिख लीजिए, अगर नहीं है तो समझ लीजिए। कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट जब दोनों को मिला देंगे तो वहां पे एक नियतांक लगा दिया जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। बस खत्म। और बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। इतना आपको लिखना है, आपके 1 से 2 नंबर में आएगा पक्के। कंप्लीट, सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा तरीका है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। हो गया खत्म। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट कहता है वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव हम खाली देखिए, हम सिर्फ इसी से डायग्राम से ही डेफिनेशन सारी याद कर लेंगे, कोई लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायग्राम आपको पता है तो आपको सब याद है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी संरचना होती है, क्या है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी संरचना होती है जिसमें दो आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। बहुत ही अल्प दूरी का मतलब क्या हुआ सर, तो बहुत अल्प दूरी का मतलब हुआ कि जैसे ये वाला मार्कर और ये है, इसके बीच की दूरी हम नाप सकते हैं, लेकिन अगर हम इनको बिल्कुल नजदीक ले जाए जहां पे दूरी नापी ही ना जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। तो ये क्या है, ये वाली जो दूरी दिख रही है L+L करके, L यहाँ तक बीच मध्यबिंदु से फिर इधर की L, दोनों L दूरियां हैं। ये दोनों क्या हैं, इन दोनों की बहुत ही अल्प दूरी, अल्प मतलब बहुत ही कम दूरी। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी संरचना है जिसमें दो आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इसी में ही दूसरा पॉइंट आता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव में से कोई एक आवेश, चाहे ये आवेश, दोनों में से कोई एक आवेश तथा उनकी बीच की कुल दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। डेफिनेशन बनानी है आपको, कोई भी डेफिनेशन रटेगा नहीं, सिर्फ देखो सर यहाँ सामने क्या लिखा गया है। अगर कोई भी साइंटिस्ट डेफिनेशन बना सकता है तो क्या हम लोग नहीं बना सकते, हम भी तो डेफिनेशन बना सकते हैं, हम भी पढ़ रहे हैं ना। वो हमें पढ़ा के चले गए, जरूरी है हम उन्हीं का ज्ञान पढ़ते रहें, हम अपनी तरह से पढ़ सकते हैं। तो डेफिनेशन हम बनाएंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी संरचना है जिसमें दो आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव में से एक आवेश तथा उनकी बीच की कुल दूरी, देखो L और L कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, L और L 12, कुल दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव में से एक आवेश तथा उनकी बीच की कुल दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव रह गया। अब जान लेते हैं एक चीज और इन सब चीजों में कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो तीव्रता का मतलब सभी लोग जानते हैं, जितनी तेज मारा जाए, मतलब किसी चीज की इंटेंसिटी कितनी है, कोई चीज कितनी तेजी से लग रही है, उसके बारे में हम बात करते हैं, तो उसे हम कह देते हैं तीव्रता। तो किसकी तीव्रता निकालनी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे, किसी तार को छू के देखो बेटा, पता चल जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलती है, मतलब कितनी तेजी से उसने झटका मारा। तो जितनी तेज सप्लाई आ रही होती है उतनी तेजी से झटका मारता है। तो क्या है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल, एकांक आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। बस डेफिनेशन खत्म।
वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अब ये लगेगा कहाँ, बस इस चीज़ को ध्यान कर लेना कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर लगेगा। मान लो जैसे वैद्युत क्षेत्र, अगर तुम लोगों को डेफिनेशन बनानी है तो डेफिनेशन के लिए ऐसे ऐसे वैद्युत क्षेत्र बना लो जिसमें ई लग रहा है, यहाँ पे एक एकांक आवेश लगा है, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, इसके ऊपर लग जाएगा बल, एकांक आवेश पर लगने वाला बल, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। बल कौन लगाएगा, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, सिंपल सा। अब अगर हम F का मान यहाँ रख दें, F का मान ये वाला उठा करके अगर हम यहाँ रख दें तो Q0 से Q0 क्या होगा, कट जाएगा, ये वाला Q बचेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर पूरा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये स्थिर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर कोई स्थिर बिंदु की बात की जा रही तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकल आती। तो अभी तक आपने क्या सीखा, कूलाम का नियम सीख लिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सीख ली और वैद्युत द्विध्रुव भी सीख लिया। अब देखो इन सबको मिक्स करने का मतलब आ गया। मिक्स करने का मतलब ये हो गया कि इन सबको जोड़ना है। अब वैद्युत क्षेत्र जहाँ वैद्युत द्विध्रुव होगा और जहाँ उसके पास क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो दो प्रकार से बेटा लग सकती है। दो प्रकार से कैसे लग सकती है, एक तो देखो ऐसा है कि मेरे बगल में कोई खड़ा, हमने तमाचा मार दिया, चट्ट से मार दिया, तो ये अक्ष में हो गया। कहाँ हो गया, अक्ष में। ये अक्षीय हो गई। ये कैसी हो गई, अक्षीय हो गई। और एक बच्चा ऊपर खड़ा था, उसको मैंने मार दिया, तो ये कैसी हो गई, निरक्षीय हो गई। मेरा अक्ष ये था लेकिन हमें ऐसे मारना पड़ा, ये क्या हो गई, निरक्षीय हो गई। तो दो प्रकार की आपके पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाएगी, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में लॉन्ग में आती हैं। ये बात याद कर लीजिए कि लॉन्ग में ये पूछी जाती हैं। तो दोनों में से कोई ना कोई हर साल एक ना एक दे ही दी जाती है, दोनों में से कोई ना कोई एक लिखी ही होती है। जैसे कि गॉस की थ्योरम हर बार आती है, उसी प्रकार निरक्षीय या अच्छी में से कोई ना कोई एक बार दे दी जाती है। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि इनको प्रूव कैसे किया जाएगा। दोनों को प्रूव करने का तरीका बताऊंगा और एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में बताऊंगा, एक बार में पूरी याद हो जाएगी। तो एक बार हम इस फिगर को बहुत अच्छे से फिर से समझ लेते हैं कि आखिर हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है, स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर, जिसका मात्रक न्यूटन होता है। खत्म। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख ली जाती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहती है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अगर इसका मात्रक पूछा जाए तो ऊपर न्यूटन हो गया और नीचे कूलाम हो गया। कूलाम को सी से लिखते हैं, ठीक है, ऊपर न्यूटन हो गया, नीचे कूलाम हो गया, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, एफ बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक। और उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव क्या पढ़ा कि दो आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ऐसी संरचना को हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आवर्त क्या होगा, इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की कुल दूरी के L दो दूरी थी तो 2L ले लिया। अच्छी स्थिति में हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। अच्छा एक बात और बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो अच्छी स्थिति की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट लिखा है, देखो ऐसे C बनाऊँ, ये काटो बीच से और 0 बना दो, ठीक है, ये एप्सिलॉन हो गया। ये 2P अपॉन RQ होती है और ये P अपॉन RQ होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निरक्षीय स्थिति का कितना होती है, 2 गुना होती है। तो ये भी एक रिलेशन ये भी बन सकता है कि अक्षीय इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ निरक्षीय, है ना। एक अगर रिलेशन मान लो कभी एग्जाम में पूछ लिया गया, नहीं कह सकते हैं, तो एग्जाम में अगर पूछ लिया कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति से कितना गुना होती है, तो कितने गुना होती है, 2 गुना होती है। देखो इसमें इससे यहाँ से सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो अक्षीय मिल जाती है। तो इतना आप लोग एक फिगर आउट पर्चे पे बना लीजिए, बस यही आपका रिवीजन चैप्टर है। ये समझ लीजिए, देखो मैंने बताया था आप लोगों से कि फिजिक्स को बहुत ही ईजी बनाने वाला हूँ। फिजिक्स आपके लिए कुछ है ही नहीं, और बेस मानिए मेरी फिजिक्स की बराबरी आप लोग ढूंढ के लाइएगा, फिर बताइएगा मेरा, ठीक है। ठीक, तो ये मेथड आपको नोट करना है। ये आपका रिवीजन हो गया पहले चैप्टर का, बस खाली 2 प्रूविंग बची हैं, इन 2 प्रूविंग्स को अभी हम लगा लेते हैं।
सो अभी तक कि आप लोगों ने जितना देखा वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपके सामने करने जा रहे हैं पहली प्रूविंग, जो कि बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो किसके कारण हमें निकालनी? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालने, तो इसलिए हम सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव को ड्रॉ करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट ले लेने हैं। 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी जो है उनको 2 भाग में बांट लेना है। पहला स्मॉल एल, फिर उसके बाद स्मॉल एल, 2 पार्ट्स में बांट लेना है। ये स्मॉल एल, ठीक है। इसको पॉइंट मान लेना है ए, इसको पॉइंट मान लेना है बी। ये प्लस क्यू चार्ज रख दिया, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रख दिया। इससे हमें इस बिंदु से कुछ दूरी पर अक्ष में जाना है, क्योंकि मैंने समझा दिया जब हम ऐसे मारेंगे या ऐसे मारेंगे तो ये हमारे अक्ष में होगा। चाहे इधर मारो चाहे इधर मारो, कहीं भी मारो। हम इसको इधर भी कर सकते हैं, इसको इधर भी कर सकते हैं। तो ये अक्ष में है, अक्ष में ले लिया। ये बिंदु हो गया कौन सा? पी पॉइंट। एक पी पॉइंट बिंदु हो गया, ठीक है। कैपिटल पी है, इसको द्विध्रुव वाला नहीं समझेंगे। इससे अब देखो इसका जो मध्य बिंदु ओ है, इससे ये कितनी दूरी पर है? इसकी दूरी है ये आर। इसकी ये कितनी दूरी है? आर है। तो 2 बिंदु हैं, जैसे यहाँ से कितनी दूरी पर आएगा? तो ये आर माइनस एल, आर माइनस एल हो गया। आर माइनस एल निकला है। इसी प्रकार से 2 बिंदु ए है, उससे कितनी दूरी पे होगा? तो आर प्लस एल। नेक्स्ट जो होगा वो कितना होगा? आर प्लस एल की दूरी पर। तो पहली दूरी आपने यहाँ से निकाल ली। कैसे निकाली? देखो, ये वाली दूरी थी आर, इसमें से एल घटा दी तो आ गई आर माइनस एल। सिमिलरली जब ये वाली दूरी एल है और यहाँ तक की दूरी कितनी है? आर है। यहाँ तक की ये दूरी कितनी है? आर है। तो इसमें इतनी दूरी और जोड़ दे तो आर प्लस एल। अगर नहीं याद होता है तो सिंपल से याद कर लीजिए, आर माइनस एल और आर प्लस एल। एक जो पास वाला बिंदु है वो उसके माइनस होगी, जो दूर वाला बिंदु उसमें प्लस होगी। अब कुछ नहीं करना है आपको, तीव्रता का फॉर्मूला पता है। तो ए बिंदु पर, बिंदु ए पर पी बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो यहाँ पर आवेश रखा हुआ है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। लेकिन यहाँ ए बिंदु के लिए बात की जाए तो दूरी कितनी है? आर प्लस एल। तो पहला वाला समीकरण आपका बन गया आर प्लस एल का होल स्क्वायर। दूसरा पॉइंट निकाला जाए, अगर ई बी निकाले उसी प्रकार से, तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब जब बी बिंदु पर है तो दूरी है आर माइनस एल, तो यहाँ रख देंगे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2। टोटल की बात की जाती है कि टोटल तीव्रता कितनी हुई या कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी होगी? ई होगी वो, ई इज इक्वल टू ई बी माइनस ई ए। ई बी माइनस ई ए क्यों किया? देखो ये बिंदु पास में है, इसकी इंटेंसिटी जो होगी, तीव्रता जो होगी वो ज़्यादा होगी, और जो ये दूर है बिंदु ए बिंदु, इसकी इंटेंसिटी इसके मुकाबले तो कम ही होगी, क्योंकि जो दूर खड़ा होगा वो इसकी इंटेंसिटी कम होगी, तीव्रता कम होगी, जो पास होगी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अब इस सारी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए समीकरण 1 से समीकरण 2 से। देखो क्या क्या चीज़ें सेम है इसमें, देख लो ईजी हो जाएगा छोटा सा। तो इसमें क्यू दोनों में है, मिल रहा है, हाँ तो क्यू मिल रहा था, लिख लिया हमने। नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी मिल रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी मिल रहा है, लिख लिया। ठीक, अब ब्रैकेट के अंदर बचेगा क्या? ये दोनों में कॉमन था, ले लिया। यहाँ पे अगर इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ऊपर बचेगा 1 सिर्फ और सिर्फ, और आर प्लस एल का होल स्क्वायर उसी पहले, लेकिन ई बी है इसलिए इसको लिखा जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। माइनस, बीच में माइनस का साइन है, फिर उसके बाद 1 आर प्लस का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब क्या करना है? दोनों का एलसीएम ले लेना है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये ऐसे करा दिया। अब इसको स्क्वायर करा दीजिए, माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर होल अपॉन, इन दोनों का गुणा कराएंगे तो देखिए ये आर माइनस एल, ये आर प्लस एल, मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। टोटल दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा था तो इसलिए हमने स्क्वायर क्या किया? लगा दिया। देखो साफ साफ इसको लिख लो, ठीक, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब हमें इनका स्क्वायर खोलना है। स्क्वायर खोलने के बाद आपका जो आएगा, जिनको स्क्वायर खोलना है खोले, नहीं खोलना है मत खोलो, सिंपल सा लिख दो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ जो तुम्हारी संख्याएं बचने वाली हैं वो बचेंगी 4RL, बस सिंपल सा 4RL रट लो कि ये जब स्क्वायर खुलेगा तो 4RL बचेगा, नीचे क्या बचेगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे अभी आपको ध्यान देना है कि आर स्क्वायर बहुत बड़ा होता है कंपेरिजन टू एल स्क्वायर, अतः हैंस निगलेक्टिंग एल स्क्वायर या फिर एल स्क्वायर को छोड़ने पर,
एल स्क्वायर को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। सो ई इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको अगर लिख ले पूरी तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर चलो सॉल्व कर लेते हैं, 4Q R और L अपॉन ये एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो 2 घात यहाँ 2 घात यहाँ 2 घात की 2 घात लग जाएगा, मतलब हो गया 4। देखो 4 में से 1 तो कट जाएगा, R से R 1 कट गया, बचेगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4Q और L अपॉन R की पावर 3। अब हम लोग जानते हैं कि 2QL इज इक्वल टू स्मॉल p होता है, तो यहाँ पे 4 लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और ये हो गया 4, सिंपल। देन E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2p अपॉन R क्यूब, ये आपका फाइनली आंसर आ गया। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको ये बात याद होनी ही चाहिए, क्योंकि आपका आंसर निकल के आ रहा हो या ना आ रहा हो, लास्ट की ये लाइन तो आनी ही चाहिए। आपका फाइनल आंसर ये मिल गया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में आप इस तरीके से निकाल सकते हो, बहुत ही आसान है। ये एक्सियल फॉर्म है, एक्सियल फॉर्म में इंटेंसिटी निकाल ली। अब इसके बाद हम लोग करेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सो अभी तक की हम लोगों ने अक्षीय स्थिति मतलब एक्सियल पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है। अब इक्वाटोरियल पॉइंट की बात करते हैं। इक्वाटोरियल का मतलब हुआ निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में क्या हुआ कि अब जो फिगर बनेगा, देखिए फिगर बनाना मैंने आपको सिखा दिया है, पहली वाली उसमें प्रूविंग जो कराई थी, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा, मैं करूँ फिर आप करो, इससे अच्छा है कि मैंने नोट कर दिया है, आपको बस खाली समझाना है, आप करते चले जाओगे। सो यहाँ देखिए मेरे पॉइंट ले लिया, मिड पॉइंट से हम लोग पहले एक्सियल गए थे, अब हमें कहाँ जाना है, ऊपर साइड पे जाना है। जब ऊपर साइड पे जाना है तो 0 से P पॉइंट हम लोगों ने ले लिया, तो हम उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद A बिंदु से दूरी निकालते हैं और B बिंदु से दूरी निकालते हैं। जब हम इस चीज़ को ड्रॉ करते हैं, मतलब ये वाली लाइन ड्रॉ जब मैंने की A बिंदु से P बिंदु तक, तब देखा कि यहाँ पर एक ट्राइंगल बन गया, ये ट्राइंगल बन गया, और ये भी कैसा 90 डिग्री वाला, मतलब समकोण त्रिभुज बन गया, राइट ट्राइंगल ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसका मतलब यहाँ पे पाइथागोरस लगाई जा सकती है। तो मैथ वाले बच्चे तो समझ जाएंगे, लेकिन बायोलॉजी वाले बच्चे जो नहीं समझते, बेटा याद कर लो कि रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आता है, मतलब रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर या एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दोनों जगह आ जाएगी। सिमिलरली क्योंकि यहाँ आर है, ये एल है, पाइथागोरस जिसको लगानी आती लगा ले, नहीं आती तो रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया, डायग्राम बन करके तैयार। सिमिलरली ऐसे उतार देना है। क्या करना है उसके बाद, फर्स्ट पॉइंट पे मतलब ई पॉइंट पे निकालेंगे और फिर बी पॉइंट पे, ए पॉइंट बी पॉइंट, ए पॉइंट बी पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। मेन इक्वेशन क्या होती है, तो इंटेंसिटी होती है ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। पहले पेज पे हम लोगों ने पढ़ा था, जहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ी थी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आर स्क्वायर होता है, आर होती है दूरी, तो यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी है रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटा एक बात याद रखना कि ये स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एकदम याद करने वाली बात है कि याद कर लिया कि आर स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कट गया। मैं थोड़े समझ ही गए होंगे। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बच गया। सिमिलरली अगर ये वाली दूरी इतनी है, ये वाली भी दूरी बराबर है, तो दोनों समीकरण क्या होंगे, बराबर ही आएंगे। मतलब ये अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आया है, तो ई भी आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 बन के तैयार हो गया। टोटल की बात करते हैं तो देखो यहाँ टोटल जो है ना वो थीटा के साथ लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पी बिंदु है वो ए बिंदु से किसी ना किसी कोण पर स्थित है। अगर वो कोण पर स्थित है तो हम साइन थीटा क्यों नहीं लेते, तो साइन थीटा इसलिए लेंगे। साइन थीटा में देखो, साइन थीटा को समझ लेते हैं, ये होता है लाल बटे कक्का। ओके, टैन थीटा और साइन थीटा नहीं ले सकते। टैन थीटा में क्या होता है, टैन ये होता है लंब बटे आधार, तो लंब ये रहा मतलब परपेंडिकुलर, और ये रहा बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन में, कॉस में, और ये साइन में। और साइन क्यों नहीं ले सकते, साइन में लेंगे तो ये होगा लंब, लंब मतलब ये हो गया लाल, लंब ये रहा परपेंडिकुलर, और ये हो गया कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूस। ठीक है, कॉस इसलिए लिया जाएगा क्योंकि कॉस में आपको देखो ये मिल जाएगा, ये आपका क्या है, आधार मतलब बेस, जो कि ओ बिंदु से दूरी बताता है, और दूसरा के है जो कि दूरी बताता है परपेंडिकुलर पॉइंट की, जो आपकी पॉइंट है हाइपोटेन्यूस उसकी दूरी बताता है। तो इसलिए हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, कॉस को। ये सब चीज़ें समझने के लिए बहुत टाइम हो चुका है, फिलहाल आगे बढ़ते चले जाएंगे सीधे सीधे। तो ये याद रखिए कि ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा, क्योंकि दोनों में ई जो है वो बराबर है, इसलिए कितनी बार हो जाएगा, 2 ई ए हो जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें तो जो ई ए है वो बराबर है
EB के, इसलिए कितना हो जाएगा, तो दोनों जगह हम EA लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2EA cos थीटा। अब हमें EA की वैल्यू पता है, EA की वैल्यू 1/4πε0 Q/r² प्लस L² है, तो Q/r² प्लस L² रख दिया, बचा cos थीटा। अब इसको समीकरण 3 मान करके छोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं, फाइंडिंग cos थीटा फ्रॉम द फिगर, जो आपका चित्र बना है, चित्र से cos थीटा का मान ज्ञात करने पर, हिंदी में लिखिएगा, चित्र का मान cos थीटा का मान चित्र से ज्ञात करने पर। कैसे ज्ञात करेंगे, एक डायग्राम ले सकते हैं AOP, देखो AOP, ये दूरी L, ये दूरी R, ये r² प्लस L², ये L, ये R, ये √L² प्लस r², ये r² प्लस L², दोनों लिख लिया। मैंने बताया क्या cos थीटा में होता क्या है, cos थीटा को अभी बताया था कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनिस आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस कितना है इसका, बेस है L, तो हमने ऊपर लिख दिया L। हाइपोटेनिस कितना है, कर्ण कितना है, √L² प्लस r², √L² प्लस r², मतलब cos थीटा का मान भी आपने इस फिगर से फाइंड आउट कर लिया। बस हो गया काम। अब पुट इन द इक्वेशन थर्ड, पुट इन द मतलब समीकरण 3 जो आया था इसमें मान रख देंगे। समीकरण 3 क्या है, 1/4πε0, 2 का अंदर हमने मल्टीप्लाई करा दे रहे, हो गया 2Q मिल गया, 1/4πε0 2Q, क्योंकि 2 यहाँ लिखा था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। और cos थीटा का मान है L/√L² प्लस r², ये सब पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब देखिए जब इसका गुणा इससे होगा तो 2QL हो जाएगा, 2QL मिल गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपके लिए है कि ये जो रूट है, रूट को हम लिख सकते हैं, जैसे √x लिखा है तो √x की पावर 1/2 लिखा जा सकता है, और इसमें एक x और जोड़ दिया जाए, मतलब एक x और x की पावर कितनी होगी 1। तो जब जोड़ती है तो घाते, देखो गुणा होने पे घाते जुड़ जाएंगे, तो 1/2 + 1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। और जिन्हें जो बायोलॉजी के हैं वो बेटा याद कर लो कि यहाँ पर r² प्लस L² √L² प्लस r² है, इसको जब सॉल्व करोगे सीधा 3/2 बन जाएगा सीधा। अब इस 2 से इस 2 को क्या करो, काट दो, देखते हैं कैसे। फिलहाल वैसे r² जैसे उस वाले में किया था, क्या बताया था, हमने बताया था आपको कि r² जो है बहुत बड़ा होता है कंपेरिजन टू L², क्योंकि हम लोगों ने जो वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन पढ़ी थी वो यही थी कि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर रखे हों, ठीक है, बहुत ही कम दूरी पर जब रखे होते हैं तो L क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, तो L² तो उससे भी छोटा हो जाएगा, इसलिए r² बड़ा होगा, L² छोटा होगा, हैंस L² को छोड़ने पर, निगलेक्टिंग द L², जब L² को छोड़ देंगे तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर r²। अब देखो जरा यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा r² का पावर हो गया 3/2, r² की पावर हो गई 3/2, देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा r की पावर कितनी 3, r की पावर 3 बच गई। और यहाँ पर 2QL बराबर होगा P के, 2QL किसके बराबर होगा, P के। एक बार फिर से यहाँ लिख लो, चाहे 2Q और L = स्मॉल t, ये विद्युत द्विध्रुव है, क्योंकि अगर इसमें परिवर्तित नहीं करोगे तो इस पॉइंट का यूज नहीं हुआ है, तब तक कि इसको करना ही पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0 2P/r³, ये निरक्षीय के 2 गुना होती है। तो अगर बाई चांस एक नंबर का ये क्वेश्चन मिल गया तो आप लिख सकते हैं कि अक्षीय स्थिति के कितने गुना होती है, तो 2 गुना होती है, 2 टाइम्स होती है निरक्षीय मतलब इक्वाटोरियल के, एक्सियल = 2 टाइम्स ऑफ इक्वाटोरियल। तो ये रही निरक्षीय स्थिति में, इसके साथ ही पहला चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए, ऐसे ही आगे शेयर करो, जितने लोगों तक हो सकता है पहुंचाओ। मैं इतना ही कवर करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके ऐसे ही धीरे धीरे करके जो चैप्टर्स छोटे होंगे उन्हें मैं एक साथ मर्ज कर दूंगा, लेकिन जिनमें थोड़ा सा टाइम लगना है उनको हम ऐसे ही पढ़ते चले जाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, गुड लक है आप सबको, अच्छे से तैयारी करिए और आस्ता ला विस्ता।